हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम सभी यहाँ भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चलती रहे। तो हमारी कोशिश में हमारा साथ देते रहिए और इसी की कोशिश में हम साथ में आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो है हमारी क्लास 5th की हिंदी की बुक है रिमझिम, जिसका पाठ है 9, एक माँ की बेबसी। ये एक कविता है। इस कविता को हम पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन साथ ही हम क्या देखेंगे, इस कविता की व्याख्या करने के पश्चात हम ये देखेंगे कि हमारी बुक में आगे आने वाले पाठ हमें क्या क्या बता रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले जो पाठ हैं वो हमें गुदगुदाने वाले हैं, हमें हंसाने वाले हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले हम पोयम पढ़ रहे हैं, फिर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह, था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। तो यहां पर क्या था कि किस तरीके से एक अदृश्य जो जगह है वहां से वो बच्चा आता है, खेलने के लिए आता है, और वो हम सभी के लिए अजूबा है क्योंकि वो बोल नहीं सकता, उसकी बातों को नहीं समझ पाते, इसलिए वो सभी देखने में हम जैसा ही लगता है लेकिन वो बोल नहीं सकता, इसलिए एकदम भिन्न है वो। तो इसको सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि हमारी पुस्तक कहाँ से, कौन से पाठ से लिया गया और उसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता एक माँ की बेबसी से ली गई है। इन पंक्तियों के रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इसके अर्थ को कैसे लिखेंगे। रतन नाम का एक बच्चा है जो बोल नहीं पाता, वह रोज हम बच्चों के साथ खेलने आता है। वह हमारे साथ खेलते समय एक टूटे खिलौने की तरह लगता है। देखने में रतन बिल्कुल एक बच्चा लगता है, मतलब अगर उसको हम सामने से देखेंगे तो वो एकदम एक बच्चे जैसा लगता है, लेकिन हमसे अलग है क्योंकि वह बोलने में असमर्थ है। शायद इसीलिए हमारे लिए वह एक अजूबा है, क्योंकि हम सभी बोल लेते हैं, खेल लेते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि भाई वो क्यों नहीं बोल पा रहा, क्या कारण है। तो यही चीज़ें उनके लिए बहुत ही अलग तरीके से चीज़ लगती है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं लेखक, क्या बोलते हैं कवि हमारे, कि थोड़ा सा घबराते थे हम। क्यों घबराते थे, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते थे कि वो बच्चा क्या चाह रहा है। जैसे हम सभी खेलते हैं तो खेलते समय हम बोलेंगे नहीं नहीं हम ये करेंगे, तुम वो करो, तुम वो करो, सब अपने अपना व्यूज रखते हैं। लेकिन जब वो खेलता था तो वो कुछ बोल ही नहीं सकता, अपने व्यूज नहीं रख सकता, अपनी मर्जी नहीं रख सकता। तो बाकी सभी बच्चे क्या होते थे, घबरा जाते थे कि ये बच्चा क्या कहना चाहता है, क्या समझना चाहता है। उसकी घबराहटों, ना इशारों में कही उसकी बातों को, क्योंकि ना हम उसकी घबराहटों, क्योंकि वो बोल नहीं पाता तो अपनी घबराहट नहीं बता पाता, और जो वो इशारे करता वो इशारे हम समझ नहीं पाते थे। ना उसकी भयभीत आंखों और हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, ना उसकी आंखों को समझ पाते, ना उसकी इशारों को समझ पाते, ना उसके अंदर की जो छटपटाहट थी ना उसको समझ पाते, और ना ही वो जो घबराता था उसको समझ पाते। मतलब वो आता खेलने, हमारे साथ खेलता, लेकिन उसको समझ पाना हम सबके लिए बहुत ही कठिन था। तो इन पंक्तियों का प्रसंग और अर्थ क्या होगा, प्रसंग हमारा वैसे ही रहेगा, सारे पैरा का प्रसंग आप वैसे ही लिखेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता एक माँ की बेबसी से ली गई है। इन पंक्तियों के रचयिता कुंवर नारायण हैं। इन पंक्तियों में कवि ने एक गूंगे बालक की बेबसी को दिखाया है। तो इन पंक्तियों में क्या होता है, कैसा एक बच्चा कैसा महसूस करेगा, क्या लाचारी, क्योंकि वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, तो वो जो बेबसी है वो यहाँ पर बताई गई है। तो क्या दिया है, रतन नाम का एक बच्चा है जो बोलने में असमर्थ है। वह हम बच्चों के साथ रोज खेलने आया करता है। हम उससे थोड़ा घबराते थे क्योंकि ना तो हम उसकी घबराहटों को समझ पाते थे, ना उसके इशारों को। वो भाई उसे बोल नहीं पाता तो इशारों से समझाएगा, तो ना हम चीजों को समझ ही नहीं पा रहे वो कहना क्या चाह रहा है। वह इशारों में बहुत सारी बातें कह जाता, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल नहीं समझ पाते थे, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता था।
उसकी आंखों में हमेशा एक भय समाया रहता था, हम उसे भी नहीं समझ पाते थे। तो क्या होता था, एक डर रहता था कि भाई कैसे हम चीज़ों को करें। वो डर जो है वो नहीं समझा पाता था चीज़ों को। तो इससे ये सारी चीज़ें इन पंक्तियों में एक्सप्लेन की गई हैं। अब आगे देखते हैं इन पंक्तियों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। और कविता किसकी लिखी हुई है, कुंवर नारायण जी की। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं इन पंक्तियों में, जितनी देर वह रहता था, मतलब जितनी देर वो बच्चा वहां खेलने आता था, उसकी माँ भी वहां बैठी रहती थी और बैठे वो बच्चा खेलता रहता था और उसकी माँ उसको देखकर निहारती रहती थी, देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा, कवि कहते हैं कि अब धीरे धीरे मैं उस बच्चे को, उसकी कही बातों को, उसके इशारों को मैं समझने लगा था। तो अब क्या है, अब बहुत ज्यादा याद आती, समझने लगा था अब नहीं। तो अब क्या कहते हैं, अब रतन मुझे उतना याद नहीं आता, मुझे याद आता है उसकी माँ की आंखें, जिसमें बहुत ज्यादा बेबसी थी कि वो उसका बच्चा आगे चल के क्या करेगा, कैसे करेगा। हर एक माँ को होता है ना, उसका बच्चा नहीं कर पा रहा तो उसे भी तकलीफ, बच्चा जितना नहीं कर पा रहा, जितनी तकलीफ नहीं, उससे ज्यादा माँ को तकलीफ होती है। तो माँ को इस चीज की बड़ी तकलीफ थी कि वो बोल नहीं पाता, ये बेबसी उसकी माँ की आंखों से दिखती थी। तो क्या है इन पंक्तियों का प्रसंग और अर्थ। प्रसंग जैसे हमने बताया वैसा ही रहेगा, अर्थ में तब्दीली आएगी। तो क्या दिया है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता एक माँ की बेबसी से ली गई है। इन पंक्तियों के रचयिता कुंवर नारायण हैं। इन पंक्तियों में कवि एक गूंगे बच्चे और उसकी माँ की बेबसी का चित्रण कर रहे हैं। तो अभी इन खाली आप देखेंगे लास्ट लाइन में बदलाव आया कि इन पंक्तियों में क्या बताया गया, माँ की और बच्चे, गूंगे बच्चों की, दोनों की बेबसी को यहाँ बताया गया है। तो अर्थ क्या है, रतन नाम का एक बच्चा है जो बोलने में असमर्थ है। वह रोजाना हम बच्चों के साथ खेलने आया करता था। वह जब तक हमारे साथ खेलता, उसकी माँ उसके पास बैठी रहती। उसकी नज़र हमेशा खेलते हुए रतन पर होती थी। कवि कहता है कि तब वह बच्चा छोटा बच्चा था और बहुत कुछ समझ नहीं पाता था। अब बड़ा हो गया है और समझदार भी। अब उसे रतन की भाषा समझ में आने लगी है। यानी कि जब वो खेले जाते थे तो कभी हमारे छोटे थे, लेकिन अब रतन की भाषा को समझ रहे हैं। यह भी याद आने लगा है कि कैसे उसकी माँ बेबस आंखों से अपने गूंगे बच्चे को निहारती थी। कवि कहते हैं कि रतन से भी ज्यादा बेबस तो उसकी माँ थी। बड़ा होकर कवि एक गूंगे बच्चे की माँ की पीड़ा को महसूस करने लगा है। तो किस तरीके से वो महसूस कर रहे हैं, पहले तो वो देखते थे, घबराते थे, समझ नहीं, एक अजूबा था, लेकिन जैसे जैसे हमारे कवि बड़े हुए, यहाँ हमारे कुंवर नारायण जी, तो उनको ये चीज़ समझ में आई कि एक गूंगे बच्चे और उससे ज़्यादा उसकी माँ की जो बेबसी होती है वो कैसी होती है। तो यहाँ पर हमने पूरी कविता पढ़ी, उसको लाइन बाय लाइन समझा और साथ ही उसके प्रसंग और अर्थ को भी लिखा। अब इसी बुक में हमारे आगे जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स के भी आगे दिया है मजाक टोला। मजाक टोला करके जो दिया है, हमारे इसके आगे आने वाले पाठों का परिचय है। किस तरीके से हमारे पाठ आगे आने वाले हैं ये इन लेखों में बताया जाएगा। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं हम। तो क्या है मजाक टोला। किताब का यह भाग्य हास्य तथा हंसी की रचनाओं का है। किसी बात या रचना में ऐसा क्या है कि उसे सुनने या पढ़ने में हमें हंसी आ जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस चुटकुले की मदद से ढूंढ सकते हैं। यानी कि क्या चीज होती है जो हमें किसी चीज में हंसी आ जाती है। तो एक चुटकुला उन्होंने हमारे सामने पेश किया, चलिए इसको पढ़ते हैं। अध्यापक जी किससे बोल रहे हैं, दिनेश से। क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें गाय और घास का चित्र बनाने के लिए कहा था, पर तुम्हारा कागज तो कोरा पड़ा है। भाई जो ड्राइंग टीचर थे उन्होंने बोला कि घास बनाओ, गाय बनाओ, और जब दिनेश के पास गए तो उन्होंने देखा कि उसने तो कुछ बनाया नहीं है। अब दिनेश क्या उत्तर देखा, देखो दिनेश ने चित्र नहीं बनाया, अब उसने अपनी हाजिर जवाबी और अपने दिमाग से उसने क्या उत्तर दिया। क्या दिया, सर मैं घास और गाय का चित्र बना रहा था, पर जब तक चित्र पूरा होता गाय घास खाकर अपने घर चली गई। तो उसने ये उत्तर दिया। तो ये क्या हुआ, एक चुटकुला बन गया कि भाई घास, भाई गाय आई, जो घास थी वो सारी गाय ने खाई और वो सीधे अपने घर निकल गई। तो इसीलिए कोरा कागज है, क्योंकि मैंने तो बनाया था लेकिन सब चला गया, खत्म हो गया।
तो इस चुटकुले में 3 ऐसी चीजें साफ देखी जा सकती हैं जो लगभग हर एक हास्य रचना में होती है। तो जो हास्य रचना जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहला है स्थिति का दबाव या लाचारी। अब इस समय उसके ऊपर स्थिति क्या थी, अगर दिनेश ये बोल देता कि सर मैंने जो है चित्र नहीं बनाया, तो उसको डांट पड़ती, मार पड़ती, तो उसने ये स्थिति के दबाव में आया। ठीक है। दूसरा, लाचारी से निपटने के लिए कोई एकदम नई कल्पना का सूझ जाना। अब क्या था, अब ये इसके अंदर इतना प्रेशर था कि दिनेश के दिमाग में तुरंत एक ट्रिक आ गई, उसने तुरंत उसके दिमाग में ये आइडिया सूझ गया। तीसरा है शुरू की स्थिति का उलट जाना, यानी कि शुरू की स्थिति क्या थी कि सर गुस्से में थे कि आखिर दिनेश ने क्यों नहीं बनाया, हमने होमवर्क दिया था उसने नहीं किया, तो वो क्या थी, एकदम क्रोध की स्थिति थी। लेकिन आखिर तक क्या उलट के आ गया, जस्ट उसकी अपोजिट, यानी कि हंसी हो गई। तो ये 3 चीजें हमेशा किसी भी हंसी के पात्र में होती हैं। चुटकुले की शुरुआत में दिनेश पर यह दबाव था कि वह अपना चित्र दिखाए। चित्र उसने बनाया ही नहीं था तो दिखाएगा क्या, मगर अपनी कल्पना से वह एक ऐसा उत्तर देता है कि कमी ढूंढना मुश्किल है। उसके उत्तर को हम कल्पनाशील कह सकते हैं। जो चीज हंसने के लिए मजबूर करती है वह यही कल्पनाशीलता या सूझबूझ है जो एक दबाव वाली स्थिति को बदल देती है। तो यहां पर उसने अपनी सूझ और अपने इमेजिनेशन से जो स्थितियां थी उसको बदल दिया। इस तरह हम देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि हर हास्य रचना एक काल्पनिक स्थिति का निर्माण करती है। कोई भी हंसी होगी, आप देखेंगे उसमें एक इमेजिनेशन जरूर होता है। हमें हंसाकर वह रोजाना की वास्तविक दुनिया या जिंदगी के दबावों में थोड़ी देर के लिए मुक्ति दिलाती है। हम कोई भी शो देखें, कुछ भी देखें, कुछ भी करें, तो वहां पर क्या होता है, अगर हमें हंसी आ रही है तो हम पूरा दिन के प्रेशर को भूल जाएंगे। आप अपने होमवर्क को भूल जाएंगे, कल टीचर ने क्या लर्न करने को दिया है ये भूल जाएंगे, कि आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी क्या नोकझोंक हुई ये बोल देंगे, कि मम्मी डांटी, आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो जो हंसी का है वो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करेगा और आप हंसने लगोगे। आपकी स्थिति पे जितना दबाव था आपके ऊपर वो सभी कहीं ना कहीं हटके चला जाता है। जितना प्रेशर था आप कुछ भी फील नहीं करोगे, आप सिर्फ वो जो चल रहा है आप उसी को फील करेंगे। हास्य रचनाएं हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती, वे केवल हंसाती हैं। पर ऐसी रचनाओं को गौर से देखकर हम यह समझ सकते हैं कि कोई रचना या उसकी भाषा हमें क्यों और कैसे हंसाती है। मतलब जो हंसाती हैं चीजें वो हमें कुछ सिखाती नहीं, लेकिन हमें रिलैक्सेशन जरूर देती हैं। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि ये कौन सी परिस्थितियों में हम हंसी को क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या है, ये जो हमने एक चीजें दी गई, अब इसके बाद हमारे आने वाले पाठों के बारे में थोड़ा सा कुछ दिया गया है। क्या चीजें, ऊपर दी गई 3 विशेषताओं को इस खंड में शामिल रचनाओं में ढूंढा जा सकता है। 3 विशेषताएं जो हमने पढ़ी थी, हास्य की स्थिति का दबाव, सूझ और स्थिति का पलट, उल्टा हो जाना, ये 3 चीजें थी। ये तीनों ही चीजें हम अपनी आगे आने वाली रचनाओं में बिल्कुल देखेंगे। तो क्या है इसमें, चावल की रोटियां, आगे आने वाला हमारा जो पाठ है चावल की रोटियां, शीर्षक नाटक में कोको नाम के लड़के की लाचारी बढ़ती जाती है। चावल रोटियां अकेले बैठकर खाने की उसकी इच्छा अंत तक पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो खा ही नहीं पाता। फिर है दूसरी तरफ, दूसरा हमारा पाठ है, एक दिन की बादशाहत में रोजाना होने वाली स्थिति उलट जाती है। घर के बड़ों को एक दिन के लिए बच्चों की तरह जीना पड़ता है। तो आगे जो है एक दिन की बादशाहत में बच्चों को एक दिन की सरकार मिल जाती है और जितने बड़े हैं वो सब बच्चे बन जाते हैं और बच्चे क्या होते हैं, वो बड़े बन जाते हैं। उनके हिसाब से सब कुछ घटित होने लगता है। अब उसके आगे और है, उल्टी हुई स्थिति का मजा हम गुरु और चेले में भी देख सकते हैं। अब इसके आगे एक और पार्ट है, गुरु और चेला। उसमें जब स्थितियां पूरी तरह पलट जाती हैं तो कैसे कैसे क्या क्या घटित होता है। यह एक ऐसी अंधेर नगरी की कहानी है जहां हर चीज एक समान कीमत पर बिकती है। ऐसी नगरी में गुरु और चेला एक मुसीबत में बुरी तरह फंस जाते हैं, पर अंत में एक अनोखी स्थिति बनती है और वे बच जाते हैं। इस कविता की भाषा पर ध्यान दें तो हम शब्दों और मुहावरों के प्रयोग में छिपी हंसी को पहचान सकते हैं। तो ये एक कविता है गुरु और चेला। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से मुहावरों के जरिए भी बहुत ही अच्छी हंसी क्रिएट की गई। तो ये आगे आने वाले जो पार्ट हैं जिनमें हम किस तरीके से हंसी को देखेंगे, ये सब बताए जा रहे हैं।
फिर उसके आगे आने वाला एक पार्ट और है स्वामी की दादी। शीर्षक कहानी में स्वामीनाथन के भोले भाले प्रश्न सुनकर उसकी दादी मन ही मन खुश हो रही है। भाई बड़े बहुत अच्छे से चाहते हैं कुछ भी उनके साथ हम जो है टाइम एक्सपेंड करें। तो जब दादी के साथ स्वामीनाथन टाइम एक्सपेंड करता है और क्वेश्चंस पूछता है तो दादी उसी में मजे ले रही होती हैं। शायद दो बातें इस कहानी को मजेदार बनाती हैं। एक, दादी स्वामी के सवालों पर बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती हैं। दूसरे, दादी पोता दोनों में अपनी अपनी बात कहने का उतावलापन और होड़ है। मतलब दोनों अपने, स्वामीनाथन अपने दोस्त के बारे में बताना चाहते हैं और दादी अपनी बातों को बताना चाहती हैं। तो इस तरीके से जो होड़ लगी होती है उससे एक केओस क्रिएट होता है कि किस तरीके से दोनों अपनी अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। पहेली बुझाने वाली कहानियां भी एक अलग तरह का आनंद देती हैं। अकबर बीरबल के किस्से इसलिए लोकप्रिय हैं कि इनमें अकबर के कठिन प्रश्नों का जवाब बीरबल बड़ी चतुराई से देते हैं। गोनू झा के किस्से भी इसी प्रकार के हैं। तो आगे जो हम देखेंगे गोनू झा के किस्से भी हमें इसके बारे में बताएंगे। मजा देने वाली रचनाओं को हम एक और कोण से देख सकते हैं, यानी कि जिन रचनाओं से हमें बहुत ही ज्यादा आनंद आता है उसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। क्या? हाजिर जवाबी, व्यंग और हंसाने वाली परिस्थितियां, घटनाक्रम और अतिशयोक्ति, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। अगर कोई चीज में हो रहा है तो आप कितनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, ये चीज हमें देखनी होती है। व्यंग, वो हम हंसी के जरिए भी बहुत बड़ी बात कह जाते हैं कि सामने वाला उस चीज को सुन भी ले और उसको बुरा भी नहीं लगे, तो ये एक व्यंग हो जाता है। हंसाने वाली परिस्थितियां का घटनाक्रम, यानी कि जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उन घटनाक्रमों में हम किस तरह हंसी ला सकते हैं। और अतिशयोक्ति, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी चीजों को कहा जा सकता है। यदि हम मजाक टोला की रचनाओं को इस दृष्टि से देखें तो गुरु और चेला तथा गोनू झा का किस्सा बिना जड़ का पेड़, हाजिर जवाबी और सूझबूझ के नमूने हैं। तो यहाँ पर जो मजाक टोला में दो हमारे पार्ट हैं, गुरु और चेला और बिना जड़ का पेड़, ये दोनों ही हाजिर जवाबी और सूझबूझ का खेल है। किस तरीके से जब चेला मुश्किल में फंस जाता है, गुरु और चेला, तो कैसे अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी के जरिए उस मुश्किल परिस्थिति से निकलता है। और यही परिस्थितियां हम बिना जड़ के पेड़ में भी देखेंगे। चावल की रोटियां और एक दिन की बादशाहत में हास्य के तत्व परिस्थितियों और घटनाक्रम से पैदा हुए हैं। तो मतलब ये जो दो पार्ट हैं इसमें सिचुएशनली चीजें, सिचुएशन ऐसी बनी कि हमको हंसी आ रही है। स्वामी की दादी में हमें हंसाता नहीं है, पर दादी पोते के बीच मजेदार संवाद पढ़कर हम मुस्कुराते जरूर हैं। इसमें कोई हंसी मजाक नहीं है, लेकिन दादी पोती के बीच जो बातें हो रही हैं वो हमको मजा बस हम मजा ले रहे हैं, हंसेंगे नहीं लेकिन सिर्फ मजा लेंगे। डब्बू जी के पहले कार्टून में अतिशयोक्ति से हास्य पैदा होता है, तो दूसरा कार्टून व्यंग का उदाहरण है। तो आगे जो हम कार्टून कला देखेंगे तो उसमें भी ये सब चीजों का हमें व्यंग देखना मिलेगा। अब बच्चे व्यंग से क्या सीखते हैं? अब यहाँ पर आपको क्यों ऐसी हास्य पुस्तिकाएं पढ़नी चाहिए, क्या कारण है? तो क्या दिया है, बच्चों में स्वस्थ और बुद्धिमत्ता पूर्ण हास्यबोध पैदा करने के लिए हाजिर जवाबी और सूझबूझ की लोक कथाएं, कार्टून, हास्य व्यंग की रचनाएं अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स से आपको जब भी आप कहीं जाएं तो आप थोड़ा सा इस तरीके की पुस्तिकाओं को लेने की कोशिश करिए, ऐसे कॉमिक्स या बुक्स लेने की जिनमें थोड़ा सा हंसी मजाक हो। तो ये क्या होगा, आपके अंदर हाजिर जवाबी और सूझबूझ को पैदा करेंगे। तो यहाँ पर हमने तो सबसे पहले जो है कविता से, यानी कि जो हमने कविता पढ़ी थी कि एक माँ की बेबसी, कैसे वो बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता, अपनी बातों को नहीं समझा पाता, तो वो उसको देखकर उसकी माँ किस तरीके से बेबस होती है, यही हमने कविता पढ़ी थी। तो उसी कविता पे आधारित है ये। क्या है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे अब उन्होंने कविता कहाँ से, कहीं अदृश्य पड़ोस से। अब जब हम भी जहाँ रहते हैं, आप भी जहाँ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने आस पड़ोस के लोगों को जानते हैं। तो जब हम आस पड़ोस के लोगों को जानते हैं, हमारा देखा हुआ है, तो कवि ने फिर ऐसा क्यों कहा कि वो अदृश्य पड़ोस है? क्यों उन्होंने अपने पड़ोस को नहीं देखा? क्यों उन्होंने ऐसा कविता में लिखा? इसका क्या रीजन हो सकता है? कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक किस घर में रहता था। मतलब जब वो खेलने आया तो उनको पता नहीं था कि वो किस घर का बच्चा है, शायद इसलिए उन्होंने लिखा हो। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था।
इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग हैं, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं भी जहाँ रहती हूँ मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं। तो अब जब हम लोग के फ्रेंड्स होते हैं तो हम सबसे मिलते हैं, जब निकलते हैं शाम को तो सभी कोई बच्चा खेलने के लिए निकलता है, और छुट्टी वाले दिन तो हम लोग दिन में भी खेलने के लिए निकलते हैं। तो क्या होता है, जब हम निकलते हैं खेलने के लिए तो हम हर बच्चे से बात करते हैं, उससे खेलते हैं, सब होता है, लेकिन ये बच्चा बोल नहीं पाता था। तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने लिखा हो, क्योंकि हम जब बोल नहीं पाते तो शायद वो उनके लिए अनजान हो, इस कारण से उन्होंने ऐसा लिखा होगा कि एक अदृश्य पड़ोस। इन दोनों में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? अब यहाँ पर दो उन्होंने रीजन दिए, अब आपको इन दोनों में से कौन सा रीजन सही लगता है आपको वो देना है, या आप कुछ और भी सोचते हैं तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे बनाएंगे, ये देखिए। रतन नामक गूंगा बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं सकता था। इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि कवि ने उस बच्चे को पहली बार देखा हो जब वह खेलने आया था। तो दूसरा कारण तो है कि वो बोल नहीं पाता, इसलिए लोग उसको ज़्यादा जानते समझते नहीं थे, इसलिए अदृश्य कहा होगा। या दूसरी कारण ये हो सकता है कि वो बच्चा पहली बार यहाँ इनकी मित्र मंडली के साथ खेलने आया होगा, तो इसलिए भी उन्होंने अदृश्य पड़ोस कहा हो सकता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस प्रकार से प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? तो वो जो बच्चा था उसके लिए उन्होंने बोला ना अंदर की छटपटाहट, तो वो छटपटाहट किस रूप में व्यक्त हो रही थी कवि के सामने? तो उन्होंने क्या है, ये तीन ऑप्शन दिए। तो इसमें तीन ऑप्शन क्या है, जल्दी घर लौटने के रूप में तरह तरह की भावनाएं, क्योंकि जब वो बच्चों के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहा था तो उसे लग रहा था कि वो जल्दी घर लौट जाए, और ये उसकी आंखों की चमक से जाहिर हो रहा था। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे लिखी भावनाएं कब और कहां महसूस होती हैं? अब ये आपको लिखना है कि आपके साथ ये कैसे कैसे होता है। पहले हम प्रश्न समझेंगे, फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से भी आंसर बना सकते हो, और उसे किस तरीके से बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे। तो क्या दिया है, छटपटाहट। अब ये एक फीलिंग है, हमारे अंदर की एक भावना है। जब आपको ये छटपटाहट कब महसूस होती है, अब ये कब पहले प्रश्न में देखिए कहाँ कहाँ महसूस होती है, और फिर आपको जहाँ जहाँ महसूस होती है आपको वो लिखना है। जैसे अधीरता, एक छटपटाहट हमें तब महसूस होती है जब हम इम्पेशेंट होते हैं, हमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं हो रहा होता है। जैसे कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो और घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, एक छटपटाहट हमें तब होती है जब हमें पेशेंस नहीं हो, कि मतलब अब हमें ये काम करना ही है। तो ये काम उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर में बताया कि आप स्कूल में हैं और स्कूल में अभी छुट्टी होने में देर है, मतलब स्कूल ओवर होने में टाइम है, और आपको घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि आपका कोई फेवरेट व्यक्ति आपके घर आने वाला है। तो वो जो घर पहुंचने की छटपटाहट होती है, एक वो हो गई। दूसरी छटपटाहट कब होती है, इच्छा। ठीक है, आपकी इच्छा, आप क्या चाहते हैं। किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकी हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। मतलब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं मगर वो अभी आपको नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, तब एक छटपटाहट होती है। जैसे आप खेल के आओ, मम्मा भूख लगी भूख लगी भूख लगी, मम्मा कहती है अरे 2 मिनट तो दो मुझे, तुम आपसे वो 2 मिनट का भी इंतजार नहीं होता, तो वो होती है एक छटपटाहट। तीसरा है संदेश। हम कोई संदेश देना चाहते हैं पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है अब पढ़ना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। इनमें से कौन सा इस बच्चे को पर लागू होता है? तो अब यहाँ पर तीसरा क्या है, कोई संदेश। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया,
पीरियड ओवर हो चुका है, मगर टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। अब लग रहा है अरे भाई पीरियड ओवर हो गया, अब बस करिए। अब ये बात हम टीचर को बोल नहीं पा रहे, और टीचर है कि पढ़ाए जा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे। तो एक वो छटपटाहट होती है कि हम अपना मैसेज उन तक नहीं दे पा रहे। तो ये 3 रीज़न थे। अब यहाँ पे आपको ये तीनों रीज़न में से कौन सा है जो इस बच्चे पर लागू हो रहा है? कौन से बच्चे पर लागू हो रहा है? जो खेलने के लिए आया है। तो अब इसी के साथ हमारा दूसरा भी है। अब दूसरी फीलिंग आती है। दूसरी फीलिंग क्या है? घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होने लगती है, यानी कि घबराहट जिसे आप डर भी कहते हो, अरे ये कैसे होगा, क्या होगा, वो चीज़ें वाला। तो क्या है? अंधेरा होने वाला है और हम घर से काफ़ी दूर अकेले हैं। मतलब अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप घर में बैठे हो और एकदम से लाइट चली जाए, और आप रूम में अकेले थे, मम्मा पापा ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अब घर आपके बेडरूम से ड्राइंग रूम का डिस्टेंस काफ़ी था और एकदम से लाइट जाने के कारण अंधेरा हो गया। तो अब आपके अंदर क्या है? घबराहट कि कितनी जल्दी मैं मम्मा के पास पहुंच जाऊं। दूसरा, समय हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। मतलब अब वो एक समय होता है कि हम जल्दी से अपना काम पूरा कर ले, नहीं तो हमारी परीक्षा छूट जाएगी, जल्दी जल्दी लिख ले। एक वो घबराहट होती है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए आप एक स्पीच दे रहे हैं स्टेज पे, या आप कोई स्किट प्ले कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन आप स्टेज पे दे रहे हैं, और आपको ये घबराहट हो रही है, पता नहीं सामने बैठे वाले लोगों के मन में क्या चल रहा है, अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो एक घबराहट। जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। अब घर में कोई गिलास आपसे टूट गया है और पापा को ये चीज़ मालूम पड़ गई है कि अब पापा डांटेंगे, अब कैसे पता चल गया पापा को। तो वो एक घबराहट होती है। अब इन दोनों ही फीलिंग, मतलब हमारा का वाले का जो आंसर है क्या है? इन भावनाओं में से छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं होता। हम अब आपको छटपटाहट कब होती है, आपको उसके अनुसार से लिखना है, जबकि घबराहट कोई गलत काम करने या डर के कारण होती है। तो आपको छटपटाहट या घबराहट कब होती है, आप इसको फीलिंग में लिखेंगे। ये भावनाएं घर, स्कूल आदि में महसूस होती हैं। इनमें से संदेश का संदर्भ बच्चे पर लागू होता है। अब बच्चा कौन? जो कविता वाला है, क्योंकि ये बच्चा मुंह से कुछ बोल नहीं सकता और अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए इशारे का प्रयोग करता है, लेकिन इसके इशारे किसी को समझ में नहीं आते, इसलिए वो बच्चा छटपटाता है। तो आपको घबराहट और छटपटाहट कब लगती है, आप ये भी लिखेंगे। और साथ ही साथ बच्चे को छटपटाहट किस कारण से हो रही? बच्चे को छटपटाहट संदेश, जो हमारा थर्ड ऑप्शन था ना यहाँ पर, जो ये संदेश, इसके कारण हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अपना संदेश यानी अपनी बातें वो दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ये लागू होता है उस बच्चे रतन के ऊपर। अब है क्वेश्चन नंबर 5। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस करता है? जो बोल नहीं सकता, जो इस कविता में है, वो किस किस चीज से घबराहट महसूस करेगा? जो बच्चा बोल नहीं सकता वह इस आशंका से घबराहट महसूस करता है कि अन्य लोग उसकी बात समझ पाएंगे, और अगर उनसे अपनी बात दूसरों को समझानी है तो वह किस प्रकार समझाएगा। कहने का मतलब, हम वो जो बोल नहीं सकता, अब उसे इस बात की घबराहट है कि कैसे वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाए और कैसे समझाए, और समझाए तो क्या वो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। इस बात की आशंका से बच्चे जो बोल नहीं सकते उनके अंदर घबराहट होती है। प्रश्न संख्या 6 है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि वह समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? अब ये कविता की पंक्ति है, हमने कविता पढ़ी है तो ये कविता की पंक्ति है। अब उसी कविता की पंक्ति के ऊपर हमसे प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न है? रतन क्या सोचकर घबराता होगा? रतन क्यों घबराता होगा? क्या कारण है? क्या दिया? रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब उसकी बात अन्य लोग समझ नहीं पाते थे तब वह घबराता था। तो अब रतन इसलिए घबराता था क्योंकि वह अपनी बातों को इशारे से समझाता था, और जब बच्चे समझ नहीं पाते थे तो उसे घबराहट महसूस होती थी। अब आगे है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने से घबराता है, कारण भी पता करो। अब इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले आपके दोस्त या सहेली का नाम,
किस बात से वो बच्चा घबराता है, आपका दोस्त या सहेली किस बात से घबराते हैं, और घबराने का कारण क्या है। ये 3 चीजें आपको अपने फ्रेंड से पता करनी है। अब ये आपका टास्क है, आप सभी अपने फ्रेंड से पता करेंगे और तब लिखेंगे। इसको लिखेंगे कैसे ये हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हमने दोस्त या सहेली का नाम लिखा। कैसे? विनीत, प्रिय, रजत, विनीत, प्रिय, रजत, अविनाश और अक्षित, ये 4 लड़कों के नाम हैं। हमने दोस्तों से पूछा, इन 4 दोस्तों से हमने पूछा था। अब ये किस बात से घबराते हैं? अंधेरे से, बीमारी से, ऊंचाई से, पानी से, आग से। तो ये सभी बच्चे इतनी चीजों से घबराते हैं। फिर उसके बाद घबराने का कारण क्यों, आखिर ये सारी चीजें क्या है। पानी हम पीते हैं, इससे हम क्यों घबराएंगे। आग पे खाना बनता है, इससे हम क्यों घबराएंगे। तो अब इन सब चीजों से घबराने का क्या कारण है। क्या? कहीं अंधेरे में कोई आ न जाए। अब पहला कारण क्या था? अंधेरा, कहीं अंधेरे में कोई आ न जाए, हमको पकड़ ना ले, इस बात से घबराते थे। अब बीमारी से बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। अब बीमारी पड़ने से इसलिए क्योंकि बहुत कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, इसलिए घबराते हैं। फिर ऊंचाई से कहीं गिर ना जाएं, कहीं डूब ना जाएं। तो क्या है? अब ऊंचाई से इसलिए डरते हैं, कहीं ऊंचे से हम गिर ना जाएं तो चोट लग जाएगी। पानी से इसलिए डरते हैं, बहुत सारा पानी हुआ, कहीं हम डूब ना जाएं। आग से उसी तरह जलते हैं, कहीं आग जल रही हो और हमारा हाथ ना जल जाए। तो ये सब कारणों से वो लोग घबराते हैं। अब ये टास्क आपको करना है, अपने फ्रेंड से पता करेंगे और तब इसको आप लिखेंगे। अगला जो हमारे पास आ रहा है, ये भाषा के रंग है। हमारी जो भाषा है उसमें एक पहेली है, उसी से आपको इसे खोजना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। बच्चे को कैसे बताया? टूटा खिलौना, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा, यानी कि उसका एक अंग जो है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए कवि ने उसे टूटा खिलौना बोला है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। अब क्या है, कोई भी चीज है अगर टूट जाती है तो वो जैसे पहले काम कर रही थी वो अब काम नहीं कर पाएगी। अब इसके लिए आपको एक तालिका दी गई है और तालिका में कुछ रिक्त स्थान है, आपको उन्हीं हिसाब से भरना है। कैसे है? पहली तालिका जो दी हुई है खिलौना है, फिर टूटने का कारण, वो कैसे टूटा ये बताना है, फिर उसका नतीजा क्या हुआ, इस मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब वो टूट गया तो उसके बाद क्या हुआ। तो उसमें आपके पास पहली लाइन फिल है, देखिए उसी तरीके से करेंगे। पहला है खिलौना गाड़ी, पहिया निकल जाने पर, टूटने का कारण क्या है उसका पहिया निकल गया है, अब चल नहीं पाती। अब जब कोई भी गाड़ी होगी 4 पहियों पे चलती है, अगर उसमें से एक निकल जाएगा तो वो चल नहीं पाएगी, तो वो चल नहीं पाती। फिर दूसरा है गुड़िया, सीटी निकल जाने पे, गुड़िया में एक सीटी बजी तो उसको दबाओ, पी पी करके आवाज करती है ना, तो अब क्या है, अगर सीटी निकल गई तो वो अब बज नहीं पाती। तो ये आपको यहाँ रिक्त स्थान पे क्या लिखना है, बज नहीं पाती। फिर उसके बाद है आपके पास एक गेंद। अब गेंद की जगह खाली स्थान 2 आगे दिए हुए हैं, वहां क्या लिखेंगे आप, गेंद पिचक जाने पर। अब गेंद हम लोग खेलते हैं ना, कभी कभी उसकी हवा कम हो जाती है तो वो पिचक जाती है ना, तो वो पिचक गई है, अब उससे हम खेल नहीं सकते। नतीजा क्या हुआ, जब वो पिचक गई तो हम खेल नहीं सकते। आखिरी है जोकर, चाबी निकल जाने पे, अब उसके आगे रिक्त स्थान है, अगर उसकी चाबी निकल जाएगी तो वो चल, अब हम जब चाबी उसके अंदर नहीं भरेंगे तो वो कैसे डम 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 करेगा, तो वो कर नहीं पाता, इसलिए वो बज नहीं पाता, वो चल नहीं पाता। प्रश्न संख्या 2 है, बेबस शब्द बे और वश से जोड़कर बना है। यहां बे का अर्थ बिना है, नीचे दिए शब्दों में बे छिपा है, इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आपकी बुक में जो दिए हैं ये 4 शब्द इतने दिए हैं, बेजबान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब। ठीक है, अब आपको कुछ ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखने हैं जो बे से बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेईमान, बेकरार, बेनाम, फिर है बेखौफ, बेघर, बेचारा। तो यहां पर क्या हुआ, बेजान मतलब जिसमें जान ना हो, बेचैन यानी कि जिसके अंदर चैन ना हो, जो चैन के बिना है, बेईमान जिसके बिना ईमान के यानी कि जिसके अंदर ईमानदारी नहीं, बेईमान हो गया। बेकरार जिसके अंदर करार नहीं, जिसको चैन नहीं आता किसी जगह पर। बेनाम यानी कि बिना नाम के। फिर है बेखौफ, बिना खौफ के, बिना डर के।
बेघर, बिना घर के। बेचारा यानी कि जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं बेचारा, हम लोग बोलते हैं ना, अरे कितना बेचारा व्यक्ति है, यानी कि जो बिना ही किसी भावनाओं के हो, मतलब जिसके ऊपर हमें दया आए, वो चीज। तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 2। अब आते हैं नेक्स्ट, देखने के तरीके। अब देखने के तरीके में कई शब्द हमारे इस पाठ में इस्तेमाल हुए थे, वो लिखने क्या है। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। क्या है इन देखने से संबंधित, अब उनको आपको कविता से लिखना है, तो हमने छांट के लिखे। देखिए क्या है, अदृश्य, देखना, इशारे, आंखें, निहारती, झलकती। तो ये सभी हमारी आंखों से रिलेटेड हैं, तो इसलिए तो यहां पर ये सभी देखने से संबंधित शब्द हैं जो कविता में लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मां की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वह तरह तरह से भाव लिए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है, इनमें कौन सी नजरें तुम पहचानते हो। अब कई तरह की नजरें होती हैं, नजरों क्या क्या होती हैं, अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। अब आप इसमें से किन नजरों को पहचानते हैं, आपको वो ढूंढना है। तो पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। सहमी नजरें, प्यार भरी नजरें, क्रोध भरी नजरें, उम्मीदी आंखें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें। जब मम्मा को बहुत प्यार आता है तो प्यार भरी निगाह होती है मम्मा की, और अगर आपने शैतानी करी तो मम्मा की आंखों में गुस्सा होता है। मम्मा नींद से उठती है तो उनींदी आंखें होती हैं। जब सुबह सुबह मम्मा आपको उठाती है तो आपकी आंखें कैसी होती हैं, उनींदी आंखें होती हैं, क्योंकि उनमें नींद भरी होती है। आप कहीं डर जाओ तो आपकी आंखों में डर होता है, और अगर आपको कोई व्यक्ति आप किसी व्यक्ति को देखकर डरो तो उसकी डरावनी आंखें होती हैं। तो बहुत तरह की नजरों को हम देखते और पहचानते हैं। अब आपको इसमें आपने कौन कौन सी नजरें देखी हैं जिन्हें आप पहचानते हो, वो लिखना है। कैसे लिखेंगे, हम इन सभी नजरों को पहचानते हैं, जैसे सहमी नजरें, प्यार भरी नजरें, क्रोध भरी आंखें, उन्नीदी आंखें, शरारती आंखें, डरावनी आंखें। तो अब आपको इनमें से छांट कर लिखना है कि आप इनमें से किन किन नजरों को जानते हैं। हमने तो वो लिखा जिन्हें हम जानते हैं, आप वो लिखेंगे जिन नजरों को आप पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे। मतलब आपके पास जो मुहावरे दिए हैं ये आपके सामने, आपको इनका अर्थ लिखना है और इनके वाक्य भी बनाने हैं। कैसे, देखिए, आंख दिखाना, नजर चुराना, आंख का तारा, नजरें फेर लेना, आंखों पर पर्दा पड़ना। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पर तालिका बना के आपके लिए इस्तेमाल करी है। मुहावरे हैं और उनके प्रयोग हैं। कैसा है, पहला आंख दिखाना, मुझे आंखें मत दिखाओ। दूसरा है नजर चुराना, गलती करोगे तो नजरें चुरानी पड़ेंगी। फिर आगे है आंख का तारा, क्षितिज अपनी माँ बाप की आंख का तारा है। आगे नजरें फेर लेना, अपना काम निकलते ही तुम मुझसे नजरें फेरने लगे हो। आखिरी है आंखों पर पर्दा पड़ना, पुलिस गलत काम देख फिर भी आंखों पर पर्दा डाले बैठी है। तो ये कुछ हमने आपके लिए लेकर आए हैं, आप चाहें तो इनमें कुछ या सारे ही अपने हिसाब से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है माँ। अब माँ के ऊपर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। अब ये जो कविता की 2 लाइन दी थी ये माँ के ऊपर थी कि माँ की आंखों में रतन की बेबसी झलकती है। तो इसमें प्रश्न संख्या 1 पूछी है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। अब रतन की आंखों जो दिया है बेबसी झलक रही है, मगर किस तरह की बेबसी झलक रही है आपको ये बताना है। रतन की माँ की आंखों में अपने बच्चे के ना बोलने की बेबसी झलकती होगी। माँ को यह बेबसी ना बोलने से उसके बच्चों को पीड़ा के कारण होती होगी। तो माँ की आंखों में जो बेबसी है वो बेबसी ये है कि उसका बच्चा बोल नहीं पाता, इस कारण से वो अपनी बातों को दूसरों को नहीं बता पाता है। तो ये बेबसी रतन की माँ की आंखों में झलकती है। प्रश्न संख्या 2 है,
अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्य को पूरा करिए। अब आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें अब आपको मम्मा के बारे में सोचते हुए लिखना है। आपको सभी को अपनी मम्मा के बारे में सोचना है और फिर लिखना है। तो क्या है, मेरी माँ बहुत खुश होती है जब। आपकी मम्मा कब खुश होती है? तो कैसे लिखोगे, मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं पढ़ाई करता हूँ। कब करते हैं? जब आप पढ़ाई करते हो तो आपकी मम्मा बहुत खुश होती है। नेक्स्ट है, माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि। अब आपको मम्मा क्यों डांटती है? मैं शरारती हूँ, यानी कि जब आप शरारत करते हो तब मम्मा डांटती हैं। फिर है, मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। अब आपकी मम्मा जो भी चाहती हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप वो लिखना। फिर है, माँ उस समय बहुत बेबस होती है जब। बेबस को होती है, मैं घर देर से पहुंचता हूँ, यानी कि टाइम दिया है, आप अगर देर से हो जाओगे तो मम्मा को फिक्र होने लगती है, कहाँ चला गया मेरा बेटा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो सबसे पहले मम्मा बेबस हो जाती है, क्योंकि आपको टाइम से घर पहुंचना, इसलिए नहीं पहुंचना कि मम्मा ने डेडलाइन दी है कि ये टाइम है, इसलिए क्योंकि मम्मा परेशान होंगी कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए हमेशा जब भी मम्मा जो टाइम दे रही है, आपको उसी टाइम पे घर वापस आना है। फिर है, मैं चाहती या चाहता हूं कि मेरी माँ, अब क्या है, का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। तो अब इन जो वाक्यों को है, इन्हें आप अपने हिसाब से अपनी मम्मा के बारे में सोचते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। अब क्लास 5th में जो है ना, आपके हिंदी तो आ ही रही है और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं, तो आप इनके वीडियोस देखेंगे कैसे? तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आप इसको कहाँ देखेंगे। इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे CBSE इंग्लिश मीडियम यहाँ लिखा है। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए सारी क्लासेस आ जाएंगी। आपको क्लिक करना है क्लास 5th। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लास 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आएंगे। तो आप हिंदी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वॉच नाउ है, आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्लास 5th की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी हिंदी की। तो अब जो भी चैप्टर आपको देखना है उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपके वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से वीडियो देखिए, चैप्टर्स को समझिए, साथ ही अपने अभ्यास कार्य भी पूर्ण कीजिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे इसके आगे जो वीडियोस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।